आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का माने जो फीमेल बॉडी होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है हर मंथ फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी ना हो तो उस केस के अंदर वो जितनी प्रिपरेशन है वो सारी प्रिपरेशन जो है वो अबॉर्ट कर दी जाती है और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। फीमेल बॉडी अगेन नेक्स्ट महीने के लिए उसकी बॉडी को तैयार करने लगती है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये क्या है? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और यहां पर क्या प्रेजेंट है? ओवरी। आपको इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले आपको एक लेक्चर और कवर करना पड़ेगा जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल और ओवेरियन फॉलिकल किस तरीके से डेवलप होती हैं। अगर वो लेक्चर आप पहले देख ले एक बार तो काफी आपको समझ में आएगा, अच्छे तरीके से आएगा, तो वो बेहतर भी रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ओवरी। ओवरी क्या करती है? हर महीने क्या रिलीज करती है? एग रिलीज करती है। ओवरी क्या करती है? हर महीने एग रिलीज करती है। और ये एग यहाँ से होता हुआ, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पर जाता है? यूट्रस में जाता है। कहाँ जाता है? यूट्रस के अंदर। जो ये पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये पार्ट बॉडी पार्ट होता है, इस पार्ट को कहा जाता है यूट्रस। तो हर महीने कहाँ पर जाएगा? जो एग है यहाँ से रिलीज होगा और अपनी जर्नी क्या करेगा? शुरू करेगा टुवर्ड द यूट्रस। यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और एवरी मंथ जो फीमेल बॉडी है, जिसका यूट्रस है, वो अपने आप को क्या करता है? फीमेल बॉडी अपने आप को क्या करती है? प्रिपेयर करती है कि यहाँ एक फर्टिलाइज एग आएगा। जिस फर्टिलाइज एग को उसको क्या करना है? नरिश करना है। और उस नरिश करने के लिए जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, दैट लेयर इज एंडोमीट्रियम। जो हमने रेड में बनाई है, ये जो लेयर बनाई है, कौन सी लेयर है? एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम की लाइनिंग जो होती है थिक हो जाती है, वेस्कुलर हो जाती है एंडोमीट्रियम। तो ये लेयर जो क्या होगी? एंडोमीट्रियम, ये थिक हो जाएगी और वेस्कुलराइजेशन होगा इस लेयर के अंदर एंड इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी बनेंगी। तो जो अंदर वाली लेयर है यूट्रस क्या होगी? हर महीने थिक हो जाएगी। इसको क्या करना है? अगर एग फर्टिलाइज होगा, अगर एग का इस जंक्शन पर, एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस सिनेरियो के अंदर ये जो फर्टिलाइज एग है या फिर एम्ब्रियो है या फिर यूट्रस की वॉल के अंदर क्या हो जाएगा? दस जाएगा। और जो ये प्रिपरेशन करिए, जो यूट्रस की वॉल क्या हुई है? थिक हुई है, इसको नरिशमेंट देने के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी, वहां इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एब्सेंस में, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर एट द एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन, इस पॉइंट पर स्पर्म को, एग को स्पर्म नहीं मिल पाता। एट द एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन स्पर्म इज एब्सेंट, स्पर्म नहीं है वहां पर। तो उस केस के अंदर जो एग है अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा और एग यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये एग कैसा है? अनफर्टिलाइज एग। कैसा एग है? अनफर्टिलाइज एग। उस सिचुएशन के अंदर जो ये सारी प्रिपरेशन करी गई है कि यहाँ पर एक फर्टिलाइज एग आएगा जिसको एम्बेड करके फर्दर डेवलपमेंट करनी है, वो सारी की सारी जो प्रिपरेशन है, यूट्रस की जो लाइनिंग है जो थिक हो चुकी है, वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। वो सारी प्रिपरेशन अबॉर्ट कर दी जाएंगी। और जो ये है यूट्रस की लाइनिंग, ये क्या हो जाएगी? शेड ऑफ। यूट्रस की लाइनिंग जो थिक हुई थी वो क्या हो जाएगी? शेड हो जाएगी। और उस सिनेरियो के अंदर यहां से ब्लड और जो म्यूकस है, एग से क्या आएगा? म्यूकस है। ब्लड और म्यूकस वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया आप लोगों को? एग यहां से गया, यूट्रस के अंदर पहुंचा, जो प्रिपरेशन करी थी, यूट्रस की लाइनिंग ठीक हुई थी, वो ब्रेक होगी और जो एग है वो ब्रेक हो गया, तो उसके अंदर से म्यूकस और ब्लड वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगेगा। और जो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज द ब्लीडिंग फेज। तीन फेज के अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट फेज इज द ब्लीडिंग फेज, जो नेक्स्ट फेज होता है वो प्रोलिफरेशन फेज होता है, और लास्ट फेज इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटील फेज के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो जो यहाँ से ब्लड मूव करा है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और जो फर्स्ट फेज होता है वो फेज 3 से 4 या 5 दिन तक रहता है।
उस फेज के दौरान पर डे जो ब्लड लॉस हो रहा है वो अप्रोक्सीमेट 20 ml है, और 4 to 5 डेज के अंदर अप्रोक्सीमेट 80 ml 40 to 80 ml ब्लड का लॉस हो जाता है। और जो ये ब्लड है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्लोट नहीं होता है, इसके अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, कुछ स्टडीज कहती हैं जो म्यूकस प्रेजेंट है इसके अंदर, वो म्यूकस इस ब्लड को क्लोट होने नहीं देता। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको समझने के लिए हमको 3 पार्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। कौन कौन से पार्ट? कुछ चेंज हैं जो ओवरीज के अंदर होंगे, कुछ चेंज है ओवरी के अंदर चेंज होने के कारण, कुछ चेंज यूट्रस के अंदर होंगे। ओवरी में बदलाव हुए और उस बदलाव के कारण यूट्रस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और एक चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। अप्रोक्सीमेट 4 ग्राम का होगा ये पार्ट, जो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा, फिर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगी उन हार्मोन से, और पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगी। उन हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ेगा ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर जो कुछ होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर जो कुछ भी चलेगा, जो कुछ भी होगा, उसका इफेक्ट अगेन कहाँ पर पड़ेगा? हाइपोथैलेमस पर पड़ेगा। तो ये 3 पार्ट के अंदर हमको समझनी पड़ेगी। कैसे? हाइपोथैलेमस में क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस में क्या हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है? ओवेरियन साइकिल, ओवरी के अंदर क्या साइकिल चल रही है? और क्या है? यूटराइन साइकिल, यूट्रस के अंदर किस तरीके से साइकिल चल रही है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये डायग्राम हम ऐसे ही बना रहने देते हैं, काम आता रहेगा हमारा, कोशिश करेंगे कि काम आ जाए। तो जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डे की साइकिल होती है। कितने दिनों की साइकिल है ये? 28 डे की साइकिल है, पर ये वेरी करती है वुमेन टू वुमेन। अब रेंज क्या रहेगी इसकी? साइकिल तो 28 डे की है, पर इसकी रेंज है वेरी वुमेन टू वुमेन। जो रेंज है इसकी वो रहेगी 22 to 32 डेज। अगर 22 डेज से ये कम की साइकिल, अगर ये जो साइकिल है 22 डेज से पहले ही हो रही है, और अगर ये साइकिल है इतनी लेट हो रही है कि ये साइकिल कंप्लीट होने में 32 डेज से ज्यादा कम समय लग रहा है, तो वो चिंता का विषय है। तो जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की साइकिल है, रेंज रहेगी इसकी 22 to 32 डेज। साइकिल के 3 फेस हैं। कौन कौन से फेस हैं? फर्स्ट जो फेस है दैट इज द ब्लीडिंग फेस, नेक्स्ट फेस जो है उसका दैट इज द प्रोलिफरेशन फेस, और लास्ट फेज इज ल्यूटील फेस और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस। तो यहाँ पर काफी ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं डे 0 या डे 1, जो भी आपको मार्क करना है, और यहाँ से लास्ट डे दैट इज द 28 डे। तो कितने दिनों की साइकिल हुई? 28 डे। और जो साइकिल के जस्ट बीच में डे 14, डे 14 पर क्या होता है? ओव्यूलेशन, ओवा रिलीज होता है। डे 40 पे क्या होगा? ओव्यूलेशन। तो डे 40 क्या हो गया? लैंडमार्क हो गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से बाद में होने वाली जितनी भी प्रोसेस है दैट इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन 14वें दिन पर होगा, और ओव्यूलेशन के बाद में होने वाली जो प्रोसेस है वो क्या है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेसिस। तो ये पोस्ट हो गया। और ओव्यूलेशन से पहले होने वाली जो प्रोसेसेस है उस फेज को क्या कहा जा सकता है? प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले होने वाली प्रोसेस। मैं आपको एक बार और कह रहा हूं, अगर ये लेक्चर कवर करने से पहले आप फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल या फिर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल का लेक्चर जो है वो आप कवर कर लें, ठीक है। इसके अंदर एक फेस रहेगा, यहां पर रहेगा आपका यूट्राइन साइकिल। यूट्रस के अंदर कैसे साइकिल चलती है? अभी बात करी ना, यूट्रस के अंदर कुछ बदलाव होंगे, और यूट्रस के उन बदलावों, यूट्रस में वो बदलाव होने के कारण, सॉरी यूट्रस में नहीं, ओवेरियन साइकिल या फिर यूट्राइन साइकिल ही लिख लेते हैं, चलो इसको। ये क्या है हमारा? यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल होगी ये। और इससे ऊपर वाली जो है दैट इज द ओवेरियन साइकिल। ओवेरी के अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे? तो यूट्रस के अंदर कौन से चेंज होंगे और ओवेरी के अंदर कौन से चेंज होंगे? तो ये बात जो शुरू होती है, यहां पर कहीं हाइपोथैलेमस है ब्रेन में।
हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिस हार्मोन को कहा जाता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा, उस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन स्टिमुलस करेगा किसको? किसको स्टिमुलस करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये वाला जो हिस्सा है इसका क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, किसके थ्रू? GnRH के थ्रू सिग्नल देगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू सिग्नल देगा। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके एवज में कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? इसकी एवज में कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगी। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी? LH, और एक और हार्मोन सीक्रेट करेगी FSH। एंटीरियर पिट्यूटरी ने कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर दिए? जब उसको सिग्नल आया हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के भी बड़े भाई हैं, इनकी इससे भी ज्यादा चलती है। तो हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने उसके एवज में दो हार्मोन सीक्रेट कर दिए, LH एंड FSH। FSH इज द फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इस हार्मोन के अंदर, ओवरी के अंदर, अभी हाइपोथैलेमस का हो गया सिस्टम, अब इन्होंने क्या सीक्रेट कर दिया? FSH। FSH इज द फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरीज के अंदर कुछ फोलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो फोलिकल्स इस हार्मोन का स्टिमुलस पाके ग्रो करना शुरू कर देंगी, ओवेरियन फोलिकल मैच्योर होना शुरू कर देंगी। यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो हमारी फोलिकल है, सबसे पहले प्रीमोर्डियल, कौन सी फोलिकल है हमारी? ये हमारी प्रीमोर्डियल फोलिकल। प्रीमोर्डियल फोलिकल, प्रीमोर्डियल फोलिकल का माने दैट प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय द फ्लैट फोलिकुलर सेल्स। ये डिटेल लेक्चर कवर किया गया है। जो प्रीमोर्डियल फोलिकल है हमारी, वो फोलिकल कौन सी होती है? प्राइमरी oocyte। जो सेंटर में बनाई है क्या? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय द फ्लैट फोलिकुलर सेल्स। फ्लैट फोलिकुलर सेल से कवर है। एंड देन दीज फ्लैट फोलिकुलर सेल्स, ये जो हमने बनाई है ब्लैक के अंदर, ये क्या? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte किससे कवर था? पहले फ्लैट फोलिकुलर सेल से कवर था। अब ये जो फ्लैट फोलिकुलर सेल्स हैं, ये कैसे हो जाएंगे? अपनी शेप बदल लेंगे, और शेप बदल कर कैसे हो जाएंगे? कोलुमिनर इन शेप। ये अपनी शेप बदल लेंगे और शेप बदल के कोलुमिनर हो जाएंगे शेप के अंदर। और इन दोनों लेयर के बीच में, यानी कि कोलुमिनर फोलिकुलर सेल्स के बीच में और प्राइमरी oocyte के बीच में एक लेयर फॉर्म होगी, दैट लेयर इज जोना पेलिसुडा। तो ये लेयर कौन सी फॉर्म हुई है? ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। जोना पेलिसुडा, and these are the columnar follicular cells, and सेंटर के अंदर क्या? दैट इज अ प्राइमरी oocyte। और जो ये स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है प्राइमरी फोलिकल। क्या कहा जाता है इसे? प्राइमरी फोलिकल। जैसे इन फोलिकल को, प्राइमरी फोलिकल जो है, इन्हें FSH मिलेगा, यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेगा। प्राइमरी फोलिकल इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फोलिकल, एंड सेकेंडरी फोलिकल इज कन्वर्टेड इनटू टर्शरी एंड देन ग्राफियन फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? सेकेंडरी फोलिकल के अंदर। सेकेंडरी फोलिकल के अंदर कन्वर्ट होने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। प्राइमरी oocyte एंड सेकेंड लेयर इज जोना पेलिसुडा। प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रही है जोना पेलिसुडा। जो ये सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं? दीज आर दी कोलुमिनर फोलिकुलर सेल्स। ये बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, और प्रोलिफरेट करके सिविरल लेयर ऑफ सेल्स बना लेंगे। सेल्स क्या करेंगे? प्रोलिफरेट करेंगे और सिविरल लेयर बना लेंगे, सेल्स की कई लेयर बना लेंगे। और इस लेयर, ये सेल्स कौन से हैं? इन्हें अब फोलिकुलर सेल्स ना कहकर ग्रेनुलोसा सेल्स कहा जाएगा। कौन से सेल्स कहा जाएगा? ग्रेनुलोसा सेल्स। और इस लेयर को क्या कहा जाएगा? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो ग्रेनुलोसा सेल्स, और जो लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर होगी। एंड देन secondary follicle is ultimately converted into mature Graafian follicle।
कौन सी में कन्वर्ट हो जाएगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये सब काम कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। ये ओवरी के अंदर जितनी भी ये साइकिल हमने बनाई है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी, प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, एंड देन सेकेंडरी इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये सब प्रोसेस ओवरीज के अंदर हो रही है, ठीक है। अब ये एफएसएच क्या कर रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनको स्टिमुलस दे रहा है। इसके स्टिमुलस के कारण, इसके स्टिमुलस के कारण जो फॉलिकल्स हैं, कौन कौन सी, ये सारी डेवलपिंग जो फॉलिकल्स हैं, ये क्या करेंगी, एक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करेंगी। इस हार्मोन को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन। क्या बोलेंगे इस हार्मोन को, एस्ट्रोजन। जो डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो क्या करेंगी, कुछ हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करेंगी, और उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। यानी कि अब एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो राइज करने लगा है। और ये प्रोसेस कहां से हो रही है, 0 से हम चल रहे हैं, 1 डे से चल रहे हैं, और कहां पहुंच चुके हैं, 14 डे। 14 डे तक जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फुली मैच्योर हो चुकी होगी, और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो बिल्कुल तैयार है फॉर ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। तो एस्ट्रोजन का लेवल, हाइपोथैलेमस ने क्या करा, जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने उसके एवज में एलएच एंड एफएसएच सिक्रीट करा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करा, ये जो फॉलिकल्स प्रेजेंट थी इनको स्टिमुलस दिया, और ये फॉलिकल मैच्योर होना शुरू होगी। और ये जो मैच्योर होने वाली फॉलिकल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन टर्शरी एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिकल है केमिकल कंपाउंड सिक्रीट कर रही है, एक हार्मोन सिक्रीट कर रही है, दैट हार्मोन इज एस्ट्रोजन। यानी कि एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस इनसाइड द, इस समय एस्ट्रोजन कहां प्रोड्यूस हो चुका है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो चुका है। अब एस्ट्रोजन भाई साहब जाएंगे यूट्रस के पास। एस्ट्रोजन कहां जाएगा, यूट्रस के पास, और यूट्रस को सिग्नल देगा कि प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार किया जाए, यानी कि इसके जो अंदर की लेयर है, एंडोमेट्रियम है, उसको थिक किया जाए, उसके अंदर वेस्कुलराइजेशन को बढ़ाया जाए, ब्लड वेसल को बढ़ाया जाए, उनका नंबर बढ़ाया जाए। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटर ने फॉलिकल्स को स्टिमुलस दिया, फॉलिकल्स ने हार्मोन प्रोड्यूस करा, दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, और ये एस्ट्रोजन कहां पर पहुंचता है, यूट्रस के पास पहुंचता है। ये फेस किसके अंदर शुरू हो रहा है, ये फेस है हमारा ओवेरियन साइकिल का फेस, और ये कौन सा है हमारा, ये फेस कौन सा है हमारा, जो हमारा यूट्रस का फेस है। तो एस्ट्रोजन इज रीच द यूट्रस फाइनली, एंड यूट्रस में रीच करने के बाद एस्ट्रोजन क्या करता है, जो अंदर की जो साइकिल, अंदर की जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, मिडल इज मायोमेट्रियम, एंड इनर मोस्ट लेयर दैट इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करना शुरू कर देता है, यूट्रस थिक करना शुरू कर देता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करेगा, थिक करेगा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक हो चुकी है, एस्ट्रोजन ने सिग्नल दिया एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जो यूट्रस की, वो क्या होगी, ठीक। ये अपने आप को तैयार कर रही है कि एक फर्टिलाइज्ड एग आएगा, एम्ब्रियो आएगा, जिसको इसको डेवलप करना है, और पूरा फुली डेवलप बेबी में कन्वर्ट करना है। इस दौरान इसके अंदर क्या होगा, वेस्कुलराइजेशन होगा, वेस्कुलराइजेशन होगा, और क्या होगा, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स फॉर्मेशन होगी, ग्लैंड्स फॉर्मेशन। तो यानी कि यहाँ कुछ ग्लैंड्स बनी है, और ब्लड वेसल की सप्लाई बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस यहाँ पर एक फर्टिलाइज एग आ रहा है, यहाँ से ये ऐसा सोचने लगा है, एक फर्टिलाइज एग आ रहा है इस रूट के थ्रू, जिसको इसको डेवलप करना है, एंड देन फाइनली फुली बेबी के अंदर कन्वर्ट करना है। जब यूट्रस की लाइनिंग ग्रो करनी शुरू होगी, यूट्रस जब ग्रो करेगा, तो ब्रेन के पास भी सिग्नल जाएगा कि यूट्रस की लाइनिंग जो है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रो कर रही है, तो यानी कि प्रेगनेंसी के लिए जो फीमेल बॉडी है उसको प्रिपेयर करा जाए। हाइपो ब्रेन के पास जब जाएगा सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएनआरएच की सप्लाई को और बढ़ा देगा। जैसे ही एस्ट्रोजन यहां पर पहुंचा, एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ठीक करा, ये सिग्नल ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने, हाइपोथैलेमस ने क्या करा, जीएनआरएच की और सप्लाई बढ़ा दी। जीएनआरएच जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी को मिला, उसने और एलएच एंड एफएसएच को बढ़ाना शुरू कर दिया। एलएच एंड एफएसएच का जो अमाउंट है वो और बढ़ गया, यानी कि यहां पर एलएच एंड एफएसएच का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जो ये फॉर्मेशन है या फिर मैच्योरेशन है फॉलिकल्स का, वो और तेज हो गया।
फॉलिकल अगर और ग्रो करना शुरू करेंगी तो और एस्ट्रोजन रिलीज होगा, और एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो अंदर की जो लाइनिंग है वो और थिक होगी, एंड फिर उसके बाद सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। अगेन इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। और जो ग्राफियन फॉलिकल है दैट इज द सेकेंडरी oocyte, ये जो ब्लैक में ड्रॉ करा है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, एंड सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन ये तो प्रेजेंट ही है, जोना पेलिसुडा। और यहां पर कुछ और भी प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट लेयर इज द, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको किसी और कलर में बना लेते हैं, रेड में तो ग्रेनुलोसा लेयर बनानी है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, थीका एक्सटर्ना। कौन सी लेयर है ये, थीका एक्सटर्ना। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर डिटेल में करवाया जा चुका है, आप एक सेपरेट लेक्चर वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर वाली जो लेयर है उस लेयर का नाम होता है थीका इंटरना। कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर इज द थीका एक्सटर्ना एंड इनर टू द थीका एक्सटर्ना, जो लेयर ब्लैक में ड्रॉ कर रहे हैं हम, दैट लेयर इज द थीका इंटरना। और यहां से जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte इज अटैच टू द, और यहां पर सारी जगह कौन से सेल्स प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल्स। देयर आर लोड्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल्स प्रेजेंट है, सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और एक कैविटी बनी है, खाली जगह है, दैट कैविटी इज एंट्रम, एंड एंट्रम इज फिल्ड विद द लिकर फॉलिक्यूली। ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। और जो ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte इज अटैच टू द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा विद द हेल्प ऑफ सेल्स, और इन सेल्स को कहा जाता है जर्म हिल। ये कौन से सेल्स हैं, जर्म हिल सेल्स की मदद से अटैच टू द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। और जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के सेल्स ने इसको कवर किया गया है, इसको कहा जाता है क्यूमुलस oophorus। ये सब बातें पहले हो चुकी हैं, दैट इज द क्यूमुलस oophorus। 14 डे तक आते आते एफएसएच का लेवल बढ़ता रहेगा, और एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो है इसके अंदर से एलएच का लेवल 14 डे पर आकर इतना बढ़ चुका होगा, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम ज्यादा बढ़ चुका होगा, उसे एलएच सर्ज कहा जाएगा। नॉन स्टॉप एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है, एलएच का लेवल कितना बढ़ चुका है, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम बढ़ चुका है, उसे कहा गया एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज हो चुका है 14वें दिन तक आते होते। इस एलएच सर्ज के कारण जो ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte फाइनली ग्राफियन फॉलिकल्स में से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया ग्राफियन फॉलिकल में। अगेन इसके ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है जोना पेलिसुडा, और जो दूसरी लेयर इसने बना लिया दैट इज द कोरोना रेडिएटा। ये जो लेयर है जो ब्लू में बनाई है ये कौन सी लेयर है, जोना पेलिसुडा। और एक और लेयर इसने इस समय तक डेवलप कर रही है, दैट लेयर इज द कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये डेवलप कर चुका है, कोरोना रेडिएटा। एलएच सर्ज के कारण रिलीज हो जाएगा जो ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें से ग्राफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जो ये बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ये सारा जो स्ट्रक्चर बच चुका है, ये जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर आफ्टर द ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है, एलएच सर्ज के कारण जो ओव्यूलेशन हुई है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस लूटियम। क्या कहा जाएगा इसको, कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम बन चुका है यहाँ पर 14वें दिन तक। ओव्यूलेशन होगी 14 डे से, 14 डे से पहले जो इसका पीरियड है दैट इज द प्री ओव्यूलेशन फेज एंड द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अभी यहां तक का कवर कर लेते हैं एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये कहां पर है, ये यूट्रस के अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं। ब्रेन ने, हाइपोथैलेमस ने जो केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करे थे उसके एवज में एंटीरियर पिट्यूटरी ने कुछ सीक्रेट करा है, जिसके कारण ये जो चेंज आए हैं किसके अंदर आए हैं, ओवरी के अंदर चेंज आए हैं। ओवरी के अंदर चेंज आने के कारण इन्होंने एस्ट्रोजन रिलीज करा, और एस्ट्रोजन के कारण कहां चेंज आए हैं, यूट्रस के अंदर। तो यहां पर यूट्रस के अंदर चेंजेस देख लेते हैं हम लोग। जो हमारी साइकिल है वो कहां से शुरू होती है, साइकिल स्टार्ट विद द ब्लीडिंग फेज। साइकिल स्टार्ट विद द ब्लीडिंग फेज 4 to 5 days, 5वें दिन तक
ब्लीडिंग होती है, और 1 डे में जो ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, अप्रोक्सीमेट 20 ml ब्लड। और जो ये ब्लड है, ये ब्लड कैन नॉट क्लोट, ये ब्लड क्लोट नहीं करता। तो ये कौन सा फेस हुआ, फर्स्ट फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द ब्लीडिंग फेस। और फेस कितने दिन तक रहेगा, 4 से 5 दिन तक ये फेस रहेगा। और इस फेस के दौरान क्या होगा, ब्लड रिलीज होगा वेजाइना के थ्रू, बॉडी से ब्लड बाहर जाएगा, दैट इज द फेस, इज द ब्लीडिंग फेस। अब इसके बाद जब फेस चलेगा, यानी कि अब जो नेक्स्ट फेस है, सेकंड फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द प्रोलिफरेशन फेस। प्रोलिफरेशन फेस के में क्या होता है, यहाँ से जो एफएसएच सीक्रेट हो रहा है, एफएसएच के कारण ओवरी के अंदर, एफएसएच के कारण ओवरी के अंदर जो फॉलिकल डेवलप हो रही है, वो एक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज द एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन के कारण जो यूट्रस की इनर वॉल है, दैट इज एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम ने क्या करना शुरू कर दिया, डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो एंडोमीट्रियम है वो क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। इस तरीके से ये डेवलप कर रही है एंडोमीट्रियम, और एंडोमीट्रियम थिक हो रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वेस्कुलराइजेशन, और ब्लड वेसल्स की सप्लाई बढ़ रही है, वेस्कुलराइजेशन प्रोसेस तो हो ही रही है। तो इस तरीके से एंडोमीट्रियम फॉलिकुलर फेस के दौरान इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पर 14 डे पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया है, एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ चुका है, एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज अ कॉर्पस लूटियम। और जो कॉर्पस लूटियम है ये क्या करना शुरू करेगा, जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम एलएच का सर्ज हो चुका है इस समय, 14वें दिन तक एलएच का लेवल पीक पर है, एलएच बहुत ज्यादा अमाउंट में 10 टाइम ज्यादा है, तो एलएच सर्ज हो चुका है। इस एलएच सर्ज के कारण जो ये क्या है, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है, जो रेड के अंदर सेल्स हैं, दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स, ये ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर दी ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स डिवाइड करेंगे और इसके अंदर एक अपने अंदर एक केमिकल एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे, एंड दैट केमिकल इज ल्यूटीन। ल्यूटीन नाम से अपने अंदर एक केमिकल को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, और इसके कारण जो अपीयरेंस आएगी वो येलोइश अपीयरेंस आएगी। और यही जो सेल्स होते हैं ल्यूटीन सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्या है, जिन्होंने अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया है ल्यूटीन को, वो सेल ही प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने का काम करते हैं। एलएच सर्ज के कारण जिसके अंदर के सेल्स हैं, ल्यूटीन सेल्स हैं, जिन्होंने अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया है ल्यूटीन नाम का केमिकल कंपाउंड जो येलोइश अपीयरेंस देने का काम करता है, वो जो सेल्स हैं वो क्या करना, सीक्रेट करना शुरू कर देंगे, प्रोजेस्टेरोन। तो इस दौरान क्या हो चुका है, ओव्यूलेशन हो चुकी है, और ये जो स्ट्रक्चर बना दैट इज अ कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम ने क्या सीक्रेट करना शुरू कर दिया, कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करेगा, दैट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। और ये भी कहां हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है, ये सब कहां पर हो रहा है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, अब प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो चुका है। क्या सीक्रेट होना शुरू हो चुका है, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो चुका है। अगर इस समय प्रेगनेंसी होती है, जो लेडी है वो कंसीव करती है, तो उस दौरान जो ये प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, अगेन जो यूट्रस की, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन दोबारा से यूट्रस को प्रिपेयर करेगा फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, अभी एस्ट्रोजन कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन दोबारा से प्रिपेयर करेगा। जो फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन का, वो प्रिपरेशन हो जाएगी यूट्रस को तैयार करना फॉर प्रेगनेंसी, फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि एक फर्टिलाइज एग आएगा, और फर्टिलाइज एग इसकी वॉल के अंदर जाकर धंस जाएगा, जिसको इसको मैच्योर करना है, और मैच्योर करके फुली बेबी के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस सिनेरियो के अंदर ये होगा। दूसरा, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो दूसरे सिनेरियो के अंदर एक और चीज होगी, यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगा, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहे। अगर यूट्रस की मसल अंदर की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो प्रेगनेंसी का मेंटेन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस लूटियम ने सीक्रेट करा है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस सिनेरियो के अंदर ये एक तो यूट्रस की वॉल को दोबारा से मेंटेन करेगा और इम्प्लांटेशन उसको प्रिपेयर करेगा, और दूसरा वो क्या करेगा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को होने नहीं देगा। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को नहीं होने देगा माने जिसके कारण से जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रह सके।
और अगली जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो अगली यानी कि ये क्या करेगा, यूट्रस की वॉल को क्या करेगा, अगेन प्रिपेयर करेगा। ये यूट्रस की वॉल यूट्रस के अंदर चेंज हो रही है, कौन से चेंज हो रहे हैं, ये सब यूट्रस के अंदर, ऊपर वाले चेंज कहां हो रहे हैं, ओवरी के अंदर। दोबारा अगेन यूट्रस की वॉल को क्या कर रहा है, दोबारा से प्रिपेयर कर रहा है अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो। और अभी ये कौन सा फेज चला हुआ है हमारा, थर्ड फेज, दैट इज द पोस्ट, कौन सा चला हुआ, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जो ओव्यूलेशन के बाद होगा। ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर जो हमारा जो फोलिकुलर फेज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या राइज हो रही है, फोलिकल ग्रो कर रही है, तो इस फेज को हम फोलिक्यूलर फेज भी कह सकते हैं। और दूसरा इस जो हमारा प्री ओव्यूलेटरी फेज है, इसी फेज का और दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेशन फेज, यानी कि जो यूट्रस की वॉल अंदर से प्रोलिफरेट कर रही है, डिवाइड कर रही है। और फोलिकुलर फेज भी कहा जा सकता है, फोलिकल्स क्या कर रही हैं, फोलिकल्स मैच्योर हो रही हैं। एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एस्ट्रोजन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब फेज के नाम है प्री ओव्यूलेटरी फेज के। और जो हमारा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, जिस दौरान कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन अगेन मेंटेन कर रहा है किसको, क्या कर रहा है, मेंटेन को, यूट्रस की वॉल को मेंटेन कर रहा है, और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक देगा। अब क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो जो ये राइज लेवल है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, इसको मिटा देते हैं हम लोग। यहां पर आप देख लो हॉर्मोन्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। यहां पर हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा केमिकल कंपाउंड, जीएनआरएच सीक्रेट करेगी। जीएनआरएच क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करेगी इसके एवज में, एलएच एंड एफएसएच सीक्रेट करेगी। एलएच और एफएसएच के कारण, एलएच और एफएसएच कहां जाएगा, ओवरी के पास जाएगा, और इसके कारण क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन और कौन सा कंपाउंड सीक्रेट होगा इसी के कारण, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन आर सीक्रेटेड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स एंड प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम। तो ये क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। अब अगर इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, एलएच का 14वें दिन पर क्या हो गया है, 14वें दिन पर एलएच का लेवल तो राइज कर ही गया है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन, ये कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट तो करवा ही देगा। तो ये राइज लेवल ऑफ जो प्रोजेस्टेरोन है, जो बढ़ा हुआ लेवल है प्रोजेस्टेरोन का, वो नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएनआरएच की सप्लाई को कट कर देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, उसकी एवज में एलएच और एफएसएच की सप्लाई को कट कर देगी, और जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन वगैरह है, यहां पर जो ये डेवलपमेंट है फोलिकल की, वो दोबारा से रुक जाएगी। और अगर प्रोजेस्टेरोन, जिस कारण से एलएच का लेवल कम होगा, क्योंकि सीक्रेट तो कर नहीं रही है अब एंटीरियर पिट्यूटरी, ना एफएसएच सीक्रेट कर रही है, एलएच का लेवल जैसे ही कम होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करवाने का काम किसने करा था, ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करवाने का काम करा था एलएच ने सीक्रेट करवाया था। जैसे ही एलएच का लेवल डाउन जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन चला जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाएगा तो कॉर्पस लूटियम सस्टेन नहीं कर सकता। कॉर्पस लूटियम को सस्टेन देने के लिए प्रोजेस्टेरोन लेवल की जरूरत है। तो प्रोजेस्टेरोन किसने सीक्रेट करा था, प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम विद द हेल्प ऑफ द एलएच की मदद से। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन उसी समय नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, फिर देन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देन एलएच। एफएसएच की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जैसे ही एलएच की सप्लाई कम होगी, डिक्रीज होगा एलएच, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा वैसे ही कॉर्पस लूटियम सस्टेन नहीं कर सकेगा, वो डीजेनरेट हो जाएगा, एंड दैट डीजेनरेटिंग कॉर्पस लूटियम इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस। डिक्रीज होगा जैसे ही किसका, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, तो कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, डीजेनरेट करेगा, एंड दैट डीजेनरेटिंग कॉर्पस लूटियम इज नोन एज द कॉर्पस एल्बिकेंस। उसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाएगा।
तो ये हमारा हुआ कॉर्पस अल्बिकेंस, व्हाइट बॉडी होती है, व्हाइट कलर का। तो ये कैसी बॉडी है? व्हाइट बॉडी है। अब अब दोबारा से पोस्ट फेस हो चुका है कंप्लीट, दैट इज अगेन ल्यूटील फेस। अब जो साइकिल है, जो नेक्स्ट मंथ के लिए जो फीमेल बॉडी है वो दोबारा से अगेन प्रिपरेशन करेगी फॉर प्रेगनेंसी के लिए। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस लुटियम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, सस्टेन करेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो सारे के सारे जो प्रिपरेशन है, जो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इतनी मोटी हो रही थी, ये ब्रेक हो जाएगी और वहां से ब्लड और म्यूकस वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। दैट इज अगेन ब्लीडिंग फेस। 3 फेस होते हैं और ब्लीडिंग फेस से ये क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस लुटियम सस्टेन करेगा, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा और प्रोजेस्टेरोन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बट जब 4th मंथ तक प्रेगनेंसी हो जाती है, 4th मंथ प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? नरिशमेंट देने का काम करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके बारे में डिटेल में बात करी जाएगी प्लेसेंटा के ऊपर। अब यहाँ पर इतना थोड़ा सही समझ ले, प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब 4th मंथ तक जो प्लेसेंटा वो फुली डेवलप हो जाएगा और उस सिनेरियो के अंदर जो कॉर्पस लुटियम है उसके सारे फंक्शन चौथे महीने पर वो प्लेसेंटा क्या कर लेगा? टेक ओवर कर लेगा। तो उस समय जो कॉर्पस लुटियम उसका कुछ काम नहीं रह जाएगा एंड देन कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट वहां पर जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके जो फंक्शन है अब वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो क्या कौन परफॉर्म कर रहा है? प्लेसेंटा उसके सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।